चलिए, नतीजों का दिन है और कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे आए हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मुनाफे की फिगर आएगी वो 772 करोड़ आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा मुनाफा जो है वो बैंक ने पोस्ट किया है और मुनाफे की फिगर आई है 813 करोड़। 813 करोड़ का मुनाफा बैंक ने Q2 में रिपोर्ट किया वर्सेस 570 करोड़। तो ये पहला जो टेक है ये हमारे अनुमान से ज़्यादा निकला। नेट एनपीएस उम्मीद ये थी कि बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेंगे और उसी तर्ज पे नेट एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस में कुछ ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, ये रिजल्ट्स लेकर। अंचल बताएं, ये नतीजे भी क्या है, अनुमान से बेहतर हैं या फिर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस? जहाँ तक रही बात मुनाफे की, डेफिनेटली अनुमान से बेहतर है। ग्रॉस एनपीए फ्रंट पे उम्मीद के अनुसार रहे हैं नंबर्स। एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है। हाँ, इकलौती चिंता जो नंबर्स में दिख रही है वो प्रोविजनिंग है। प्रोविजनिंग स्लाइटली बढ़ी है, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोविजनिंग की वजह से है, लेकिन हाँ प्रोविजनिंग में एक इंक्रीज ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं रजत एक ट्रेंड अब क्लियर होता हुआ जा रहा है। अभी HDFC बैंक के नंबर्स आए, एसेट क्वालिटी को अगर आप कंपेयर करें, अब कोटक के नंबर्स आए, एसेट क्वालिटी फ्रंट पे स्टेबल है। इससे पहले इंडसइंड बैंक ने एक स्टेबल सेट ऑफ एसेट क्वालिटी दी थी। कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकिंग ने इस बार ही और अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें बैंकिंग में, तो डेफिनेटली उम्मीदें अब बढ़ रही हैं कि एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी, इफ नॉट डिटोरिएट होती हुई दिखे। तो नेट अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की स्टैंडलोन बेसिस पे नंबर्स को कंपेयर करें, हाँ एनआई के फ्रंट को देखना होगा, क्योंकि उम्मीद यही है अनलाइक HDFC बैंक इसके लोन पोर्टफोलियो में एक अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। कारण है ING के विलय के बाद जो यूजर बेस था, कस्टमर बेस था, वो एक्सपैंड हुआ था, उसका भी प्रॉफिट इस बार पूरी तरह से देखने को मिलेगा। तो नेट अगर आप नंबर्स को कंपेयर करें, बॉटम लाइन अनुमान से बेहतर है। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे बिल्कुल अनुमान के अनुसार नंबर्स हैं, स्टेबल रही है बैंक की एसेट क्वालिटी। हाँ, प्रोविजनिंग में स्लाइट इंक्रीज जरूर है, लेकिन एक बेहतर लोन बुक के चलते वो पूरे नंबर्स को मिटिगेट करते हुए एक अच्छी बॉटम लाइन। और एनआई में भी यहाँ पर इजाफा है, 19% का आंकड़ा है, 1995 करोड़। लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि नेट एनपीएस जीएनपीएस में कोई ज्यादा बदलाव है नहीं। टीएस हरियर साहब से एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। हरियर साहब, कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे और जो ऐसे भी मेरे सहयोगी अंचल बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, HDFC बैंक के नतीजे है। ट्रेंड कुछ बनता चला जा रहा है कि जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं वहां पर इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोविजन जो हम एक्सपेक्ट करते थे वैसी हो नहीं रही है और एसेट क्वालिटी भी कहीं ना कहीं स्टेबल बैठ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक पे आप क्या अनुमान ला के चल रहे थे, क्योंकि बॉटम लाइन आई है 813 करोड़ की? I think definitely the numbers are slightly better than expectation because पिछले क्वार्टर में आपको याद होगा कि कोटक महिंद्रा पे कंसर्न था एसेट क्वालिटी पे, क्योंकि उनका एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए थोड़ा वर्सन हुआ था। लेकिन आई थिंक जिस तरह से ये क्वार्टर में उन्होंने कंट्रोल दिखाया है एसेट क्वालिटी पे, बिकॉज इट्स वेरी गुड साइन। इट्स प्रॉब्ली साइन दैट वी डोंट सी एसेट क्वालिटी वर्सनिंग फ्रॉम दीस लेवल्स। सो डेफिनेटली मेरे ख्याल से कोटक महिंद्रा के लिए बहुत पॉजिटिव है। राइट। अब गोइंग फॉरवर्ड आने वाली कुछ तिमाहियों के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे, और क्या मौजूदा स्तरों पे बेट लगाई जा सकती है इस स्टॉक पे एट 792 लेवल्स? डेफिनेटली यस। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक आई वोंट से इट्स रिचली वैल्यूड, बट काफी हद तक फुली वैल्यूड है। तो यदि आपको एक, और ये बैंक काफी हद तक अभी स्टेबलाइज हो चुका है। जो हाई ग्रोथ एक फेज था वो हो गया। आई थिंक बैंक काफी बड़ा हो चुका है आफ्टर द मर्जर विद ING, एंड आई थिंक काफी स्टेबलाइज भी हो चुका है। तो यहाँ से आई थिंक आपको शायद नॉर्मल स्लाइटली हायर देन मार्केट रिटर्न्स मिलेंगे, बट खास आउट परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा इसका। चलिए हरे साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोटक महिंद्रा बैंक पे क्विक रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसेट क्वालिटी फ्रंट पे बिल्कुल स्टेबल, प्रोविजनिंग फिगर्स थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई क्वार्टर बेसिस पे, 179.5 करोड़ से बढ़कर 198 करोड़ क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर फिगर पहुँचती हुई नजर आई है। लेकिन सीधे ले चलते हैं आपको बॉम्बे हाउस, जहाँ पर टाटा ग्रुप कंपनियों की CEOs की बैठक के विजुअल्स इस समय आप जी बिजनेस पे देख पा रहे हैं। और ये रतन टाटा आपकी स्क्रीन पे, और कहीं ना कहीं मेन गेट की बजाय ये बता दें आपको कि वो दूसरे गेट के से बाहर निकले हैं बॉम्बे हाउस के। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट है, मेन गेट के बजाय दूसरे गेट से बाहर निकले और मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं। फिलहाल विजुअल्स आप जी बिजनेस पे देख पा रहे हैं। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाया गया और आज बोर्ड बैठक हुई है। टाटा ग्रुप के CEOs से मिले हैं रतन टाटा। इस बोर्ड बैठक के क्या आउटकम्स हैं ये आपको जल्दी बताएंगे, लेकिन फिलहाल सीधा बॉम्बे हाउस से आप विजुअल्स देख पा रहे थे जिसमें रतन टाटा मेन गेट के बजाय किसी दूसरे गेट से बाहर निकले। और अब इस पे क्लैरिटी आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अब गोइंग फॉरवर्ड टाटा ग्रुप की जो कमान होगी वो किसके हाथ में होगी। फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक पे फिर से टाटा ग्रुप के स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे और सुबह से आज दबाव देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसमें फिलहाल 813 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन देखने को मिली है। तो इनफैक्ट पल्लवी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, जो अभी तक ट्रेंड यही बता रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक लेने आप या फिर HDFC बैंक, जिसके अभी नतीजे थोड़ी देर पहले आए थे, एसेट क्वालिटी फ्रंट पे इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं है और दोनों ही बैंक्स के जो नतीजे कह सकते हैं कि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है।
बिल्कुल, और इनफैक्ट आगे भी देखना होगा कि जिस तरह के नंबर्स रहेंगे, खासतौर पर जो सरकारी बैंक्स हैं उनके नंबर्स कैसे रहते हैं। सो फार जो ट्रेंड है वो यही कहता है कि प्राइवेट स्पेस के जो बैंक्स हैं वहां पर एसेट क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन आप देख पा रहे हैं रतन टाटा, एक स्टेटमेंट जरूर आया था कुछ देर पहले रतन टाटा की तरफ से कि इस आउटस्टर के बाद, यानी कि साइरस मिस्त्री को हटाने के बाद जो टाटा ग्रुप की कंपनियां उनके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो बैठक रही एकदम सामान्य ही रही है। इस बैठक में ग्रुप सीईओज मौजूद रहे, और एक बार ये बता दें कि जो इस पद के लिए रेस में कई बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं। इसमें इंदिरा नूई जैसे नाम है, नोएल टाटा जैसे नाम है जो चेयरमैन पद के लिए सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता कि नया चेयरमैन कौन होगा। एक कमेटी का गठन जरूर किया गया है और 4 महीने के अंदर उसको यह तय करना होगा कि नया चेयरमैन कौन हो सकता है। रतन टाटा इन द मीनवाइल यानी अगले 4 महीने के लिए इंटरिम चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। कोई बड़ा स्टेटमेंट हालांकि नहीं आया है, लेकिन सो फार एक स्टेटमेंट ये जरूर आया है रतन टाटा की तरफ से कि बैठक सामान्य रही है और साथ ही जो कामकाज है उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब शुरुआत करेंगे मिड कैप बाजार की, और बता दें आपको कि किस तरह से आप अपने सवाल भेज सकते हैं हम तक। टाटा ग्रुप की कंपनी में अगर आपने निवेश किया हुआ है और अगर आप जानना चाह रहे हैं कि मौजूदा स्तरों पर टाटा ग्रुप शेयरों में क्या करें, तो एक बेहद आसान तरीका है, मिड कैप हमारा कोड लिखकर आपको SMS करना है 57575 पर। साथ ही फोन लाइन के जरिए भी आप हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी शेयर पर आपका सवाल है, नंबर घुमाएं 180018035545। साथ ही लैंडलाइन नंबर नोट करें 012042582237। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7840020000। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। शो के दौरान सीधे आप अपने सवाल पूछे। facebook.com के जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर आपको जाना है, अपने स्टॉक के मेंशन करना है और साथ ही किस भाव पर आपने स्टॉक खरीदा है, कितने समय के लिए आप इसे लेना चाह रहे हैं, ये आप जरूर मेंशन करें। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स हम शामिल करें। चलिए, तरीके हमने आपको बताया, और साथ ही खासतौर पर अगर टाटा ग्रुप शेयरों में आपका निवेश है तो जान सकते हैं कि किस तरह से अब आगे आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। खासतौर पर टाटा केमिकल्स और टाटा स्टील, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली है। एक बार देखें तो आज टाटा स्टील ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स आधा % की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स DVR यहां पर भी 0.5% की कमजोरी है। इसके अलावा TTS, टाटा स्पंज, यहां सभी स्टॉक्स में लाल निशान देखने को मिला है। सभी टाटा ग्रुप शेयरों में एक गिरावट है। टाटा पावर ऑलमोस्ट 1% नीचे। इसके अलावा टाइटन कंपनी, ट्रेंट, टाटा एलेक्सी, टाटा मेटालिक जैसे कुछ कंपनियां जहां पर कमजोरी देखने को मिली है। और कई बड़े एक्सपर्ट से भी हमने बात की है और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इस खबर के बाद शेयर की है। BSE मेंबर रमेश दमानी का इस पूरे ही मामले पर कहना है कि पूरा फैसला जिस तरह से लिया गया है वो सही नहीं है। हटाने की क्या वजह रही ये साफ साफ सामने आनी चाहिए थी, यानी कि केवल एक प्रेस रिलीज के जरिए बताना ये इतना ठीक तरीका नहीं था। ये सुनते एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। I think like everybody else, the last sheet में एक सन्नाटा था. People were stunned by what happened. We were not expecting it in the least bit to happen. Democracy, corporate democracy in India has grown up. I think, see, the board voted unanimously, so you can't fault them for it. And maybe the board wants a new direction. मेरा खाली जो मुझे जो खाली गलती लगी इसमें कि जो इतनी बड़ी कंपनी है, जो इतने लाख करोड़ के मार्केट कैप है इन लोगों का, इन लोग ने सिर्फ एक प्रेस रिलीज दे के छोड़ दिया। इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया नहीं कि क्यों हम लोग ने किया है। आई थिंक द शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन। आई डोंट थिंक वी शुड ऑपरेट इन द डार्कनेस अबाउट this change. We should know, they should be transparent about it. I think I would fault them for that. I think that is very bad on their part not to give a press conference and explain the rationale for their action. We are a corporate democracy and corporate governance demands that they come and explain. मैं legal analyst नहीं हूँ, but मेरे हिसाब से जो टाटा सन्स ने ये मुद्दा उठाया है और जिस ढंग से किया है, इन्होंने proper legal opinion और backing के साथ किया है. I don't think they've done anything without that. तो मेरे ख्याल से in a democracy, corporate democracy, if a board votes against you, you have to resign. तो मेरे ख्याल से इसमें लीगल मुद्दा ज्यादा नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। तो आपने सुना कि एक बेहतर तरीके से ये डिसीजन लिया जा सकता था, यानी कि ग्रेसफुली एग्जिट हो सकती थी, लेकिन शेयरधारकों को इस तरह से अंधेरे में रखना ये ठीक नहीं है। साथ ही आईकैन इन्वेस्टमेंट के अनिल सिंघवी ने कहा है कि साइरस मिस्त्री को रातों रात हटाना ये सही नहीं है, ये आगे जाकर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।
गवर्नेंस और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज टाटा सन्स, इन्फोसिस, ये सब हमारी आइकॉनिक कंपनियां हैं, आइकॉनिक ग्रुप्स हैं। इनका कंडक्ट जो होना चाहिए वो अबव बोर्ड होना चाहिए। इसमें कोई भी वो चीज नहीं उभर के आई है कि भाई साइरस को क्यों निकाला गया है, इसका कारण क्या थे। अगर आप तक भी लिखे कि उनको हमने रिप्लेस कर दिया है और मैं नया इंटरिम चेयरमैन बन गया, वो ठीक बात नहीं है। बिकॉज एक तो आपका चार्टर है कि 75 ईयर्स में आप रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में आपका वजूद ही नहीं रहता वापस आने के लिए। तो किस हिसाब से वापस आए और इतना क्या क्राइसिस हो गया। हाँ, ये होता है कि कोई साइरस ने फ्रॉड कर दिया होता, कोई मॉरल डेप्यूटीज होता तो अलग बात थी। बिजनेस के अंदर आपके मतभेद और वाद विवाद हो सकते हैं, वो तो सब जगह होते हैं। रतन टाटा के जेआरडी के थे, तो बहुत ये तो बिल्कुल समझ में वाली बात नहीं आई कि आप अब्रप्टली एक आदमी को निकालो जिसको यही कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ द सेम पीपल हैड अपॉइंटेड हिम 3.5 years बैक। तो थोड़ा इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो बहुत बड़ा मुद्दा रह जाता है। मैं टाटा सन्स पे ही नहीं सोचूंगा, मैं कहूंगा कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें साइरस चेयरमैन है, उनका क्या होगा। रतन टाटा तो इंटरिम चेयरमैन बन गए टाटा सन्स के, पर बाकी टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जिसमें साइरस चेयरमैन है, उनका क्या होगा। तो इसमें काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। सो इनफैक्ट आप सुन रहे थे लाजर दो एक बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन अ वेरी बिग इवेंट जहां पे साइरस मिस्त्री को दे हैव बीन आस्क्ड टू रिप्लेस, और यहां पे तरुण शर्मा भी मौजूद है थोड़ी देर पहले। तरुण, आप रतन टाटा से एक रिएक्शन यू आर सीकिंग, व्हाट्स द सेंस? आप बॉम्बे हाउस में मौजूद है और यहां पे लेके एक लार्जर कंसर्न बना हुआ है, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स, बी टर्म्स ऑफ इन टाटा ग्रुप, और यहां पे कैविट भी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट और यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट में। क्या अपडेट है तरुण? बिल्कुल मनोज, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे सोर्सेज हैं जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जिनमें रतन टाटा ने सारे सीईओज़ के साथ मीटिंग करी, तो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करी सीईओज़ के बीच में, क्योंकि एक अचानक मूव लिया गया कि साइरस मिस्त्री जो चेयरमैन थे उनको हटाया गया। तो उन्होंने सीईओज़ को कहा कि जो बिज़नेस जिस हिसाब से चल रहा है उस एज़ यूजुअल उसको चलने दिया जाए, किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए इस मूव के बाद। तो ये एक बेसिक लाइन ऑफ थॉट था आज की मीटिंग का। और लेकिन जो टाटा ग्रुप है उन्होंने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और NCLT इन सभी जगह पे केविएट फाइल किया है कि यदि किसी केस में यदि शाहपुर जी पालन जी ग्रुप टाटा ग्रुप के खिलाफ यदि कोई केस करते हैं तो उनको भी सुना जाए, उनके ओपिनियन को भी रखा जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। तो लिहाजा ये केविएट फाइल टाटा सन्स की तरफ से किया गया। इनफैक्ट तरुण, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक सेफ साइड के लिए ये कैविएट दाखिल किया गया है, लेकिन क्या सेंस लग रहा है आपने जितने लोगों से अब तक बातचीत की होगी, लीगल स्टेप अब शाहपुर जी पालन जी क्या ले सकते हैं, कितनी जल्दी ये एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि ऑलरेडी ही ये कैविएट टाटा ग्रुप की तरफ से फाइल होना ये एक इंडिकेशन है कि ये एक बिटर कॉर्पोरेट बैटल में तब्दील हो सकता है। बिल्कुल, जिस हिसाब से कि ये एक रिएक्शन का एंटी रिएक्शन आएगा, क्योंकि शाहपुर जी पालन जी ग्रुप हाल में जो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज के जरिए जो बताया है वो कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो सारे ऑप्शन ज़रूर तलाशेंगे, क्योंकि 18.5% का स्टेक है उनका टाटा सन्स के अंदर, और एकदम से साइरस मिस्त्री को यहाँ पे निकाला गया है। तो उनकी जो फैमिली है वो भी खुश नहीं है इस डिसीज़न से। और मतलब जिस हिसाब से बोर्ड ने ये डिसीज़न लिया, 8 में से 6 लोगों ने साइरस मिस्त्री के खिलाफ वोट किया और ये जाने को कहा। और जो 2 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिसमें से इशरत हुसैन जो टाटा सन्स के सबसे पुराने शेयर होल्डर्स में से एक है, उन्होंने रतन टाटा के इस मूव को सपोर्ट नहीं किया। तो ये भी एक कन्फ्यूज़न टाटा सन्स में ज़रूर है कि इतने पुराने शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे इस मूव को सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो लिहाजा इन सभी चीज़ों को अभी शाहपुर जी पालन जी स्टडी कर रहा है, और हो सकता है कि कोर्ट का मूव ना ले, लेकिन 18% की जो स्टेक होल्डिंग है उसमें कुछ ट्रिम करे, क्योंकि यदि बोर्ड सीट नहीं मिलती है और एक बड़ा पद मैनेजमेंट में भी नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि वो ये स्टेक को डाइल्यूट कर दे, लेकिन ये काफ़ी जल्दी है ये सब कहना। श्योर तरुण, और यहाँ पे लेके एक लार्जर एक 3 से 4 महीने का एक टाइम भी मिला है। इनफैक्ट जैसे हम ये खबर पे बने हुए हैं, लगातार अपडेट्स भी दे रहे हैं। इनफैक्ट GEC जो मेंबर्स थे, इनफैक्ट साइरस मिस्त्री के हैंड पिक मेंबर्स, वहाँ पे भी एक लार्जर कंसर्न बना हुआ था, बी इन टर्म्स ऑफ रिटेनिंग 3 मेंबर्स, और मे बी इन टर्म्स ऑफ 3 मेंबर्स बाहर चले जाएंगे और 2 अंदर रहेंगे सिस्टम में, बट उनका रोल बदली होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या अपडेट है तरुण? व्हाट्स द सेंस विच इज गोइंग अराउंड टाटा ग्रुप?
बिल्कुल, जो 4 महीने का जो समय है उसमें एक जो चीज़ निकल के आ रही है, जो सोर्सेज के जो थ्रू हमें पता लग रहा है, वो ये है कि नियोल टाटा को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। वो रतन टाटा की सिस्टर के बेटे हैं, और जब साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया गया था उससे पहले भी उनका नाम रेस में था, लेकिन उससे 1.5 साल पहले वो इंडिया लौटे थे, तो और उम्र भी उनकी अभी कम है, तो इस वजह से उनको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन जैसी नहीं दी गई थी। अभी हाल में वो रिटेल सेगमेंट को हेड करते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। और जो जीएससी की आपने बात करी, बिल्कुल उस पर एक ज़रूर तलवार लटक रही है, क्योंकि चाहे मधु कन्नन हो, मुकुंद राजन हो, ये दोनों ही साइरस मिस्त्री के काफ़ी खास बताए जाते थे। मुकुंद राजन जो है टाटा केमिकल को हेड करते हैं, मधु कन्नन है बीएससी के एमडी CEO थे, उनको सीधा टाटा ग्रुप में लेकर आया गया। तो इन सभी पहलुओं पे आज बोर्ड पे भी चर्चा हुई होगी, और इन पे फैसला होना लेकिन अभी बाकी है जी। और इस बैठक के बाद स्टेटमेंट कोई ऐसा नहीं दिया, मीडिया के साथ रूबरू नहीं हुए रतन टाटा, और दूसरे गेट से इनफैक्ट एग्जिट करते हुए नजर आए।